thank you all for joining here, and thank you, Uspire, to give me this chance to share my knowledge with all you. And first of all, I will introduce myself. My name is Navyo Joshi, and I am from Dehradun. And in terms of my experience in stock market, I am doing trading and investing from 2017, तो कह सकते हो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल के आसपास तक का एक्सपीरियंस है. तो इसमें बहुत बार यू कैन से कि प्रॉफिट भी हुआ है, बहुत बार लॉस भी हुआ है, बट आई हैव लर्न अलॉट, और वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. बाकी अगर मैं अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताऊँ तो करंटली मैं अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ फाइनेंस में फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. एंड साथ साथ सीएफए के लिए अप्लाई करूंगा अभी जो दिसंबर वाला जो होता है सेशन उसके लिए. तो ये था बेसिकली. अब यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को इन्वेस्टिंग का मतलब इन्वेस्टिंग जब आप वर्ड सुनते हो तो उसका कुछ क्या आता है मतलब दिमाग में कि इन्वेस्टिंग है क्या. To give the money. Money multiplier. यस यस. तो इन्वेस्टिंग का बेसिकली मीनिंग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे हैव हर्ड कि अ कोट कि अगर आप वो जरिया नहीं ढूंढ पा रहे हो मनी अर्न करने का कि जहाँ पे आप बिना कुछ काम करे अर्न कर सकते हो, तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ेगा. मतलब जब तक आपके पास लाइफ है तब तक आपको काम करना पड़ेगा मनी अर्न करने के लिए. तो इसी के ऊपर हमारा जो मेन फर्स्ट अगर हम देखें कि इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी क्या है, क्यों मनी इतना इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी, यू मे हैव नो कि ये काफ़ी अच्छे एक राइटर हैं फाइनेंस के अंदर. तो इनका एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है जिसके अंदर इन्होंने बताया कि कोई भी आदमी है तो वो उसके पास मनी अर्न करने के ना केवल 4 ही तरीके हैं. कोई भी आदमी इस प्लेनेट के ऊपर कोई भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो एम्प्लॉयर है, कहीं ना कहीं जॉब करेगा. तो एम्प्लॉयर के पास क्या होता है ना कि उसको जो भी उसको जो भी उसको इनकम मिलती है वो मिलती है इन टर्म्स ऑफ कितना उसने काम किया है, इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी आवर्स ही हैड पुट, कितने उसने मतलब माइंड का थोड़ा कम काम रहता है और आपके टाइम का ज़्यादा रहता है जो भी आपको अर्निंग्स मिलती है. सेकंड रहता है केस कि जहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास क्या बेनिफिट है कि ठीक है उसके पास टाइम फ्रीडम है, वो कभी भी काम कर सकता है. बट जैसे कि छोटी मोटी आप शो कह सकते हो कि शॉप है आपकी या फिर कोई भी आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो उस केस में क्या है कि आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है ना. अगर आपको अर्निंग करनी है देन यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन योर बिजनेस. तो थर्ड केस क्या हो जाता है जहाँ पे बिजनेस है कि जहाँ पे आप बिजनेस ओनर हो बट आपके साथ क्या है, आपके लिए बाकी लोग काम कर रहे हैं. तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है और उसके ऊपर वो काम करना है. तो वो एक स्टेज है जहाँ पे आप क्या बिजनेस एज अ बिजनेस काम करते हो. तो बिजनेस में क्या अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैन एनीवन गेस कि यहाँ पे अगर आपको कोई छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट आर द थिंग्स यू विल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी सिंपली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो. Investment. यस, इन्वेस्टमेंट और Idea. Infrastructure. यस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस चाहिए आपको, आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए. सपोज मेरे को अगर किसी भी चीज़ का बिजनेस करना है, सिंपली अगर मैं कोई भी एक शॉप भी खोलता हूँ सिंपल, तो मुझे उस शॉप के बारे में पता होना चाहिए ना किस चीज़ का बिजनेस करने वाला हूँ. मान लो अगर मैं कपड़ों की भी शॉप करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कपड़ों का पता होना चाहिए कि किस तरीके से कपड़ों को परचेज करते हैं. तो बिजनेस के अंदर एक जो रिस्क रहता है ये कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए किसी भी सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए. फिर जो फोर्थ कैटेगरी आती है जहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स क्या होता है, ये एक तरीका है जहाँ पे ना मनी आपके लिए काम करता है. तो अगर आप जैसे हम सिंपली देखें स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. या फिर आप ऐसे जैसे आजकल जो चीज़ें और भी हैं जैसे कि आप एक वेंचर कैपिटल बन सकते हो, आप किसी स्टार्टअप को अपना पैसा दे रहे हो, तो इन दैट केस आल्सो यू आर इन्वेस्टिंग. तो इन्वेस्टिंग वो जरिया है जहाँ पे मनी आपके लिए काम कर रहा है. इन चारों के चारों केस में फर्स्ट केस में क्या कि आप टोटली मनी के लिए काम कर रहे हो, मनी आपके लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. सेकंड केस में भी आप मनी के लिए काम कर रहे हो. थर्ड केस में आपके लिए मनी काम कर रहा है यहाँ पे क्योंकि आप जब भी आप मतलब नहीं पे हो, नहीं भी ध्यान दे रहे हो, तब भी आपके साथ आपका मनी आपके लिए काम कर रहा है. बट फोर्थ ये एक लौता ऐसा केस है जहाँ पे मनी प्योरली आपके लिए काम कर रहा है. तो एज अ इन्वेस्टर हमारे पास बेनिफिट क्या है कि मेरा मन कर रहा है कि मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्ट करना है जो कि एक एफएमसीजी का की कंपनी है. साथ साथ मेरा मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी रिलायंस जैसी इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ. तो एज अ इन्वेस्टर आपके पास एक बेनिफिट क्या रहता है कि आप एज अ सिंगल पर्सन आप 4 5 6 7 जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो. तो वो सब चीज़ हम आगे जानने वाले हैं. तो ये था बेसिक तरीका कि हमें इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता है कि हम लाइफ लॉन्ग ही जो है इन्वेस्ट करते रहें. लाइफ लॉन्ग मतलब आप जॉब करते रहो. सेकेंड चीज़ की इन्फ्लेशन. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो इन्फ्लेशन था, या फिर अगर आप सिंपली कहोगे तो पेट्रोल के प्राइसेस है कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे क्या था कि पेट्रोल के प्राइसेस
अगर आप रिसेंटली देखो, एक मंथ पहले, ये रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ऑलमोस्ट कह सकते हो कि वहाँ पे जो देहरादून का मुझे पता है अराउंड 90 के आसपास प्राइस था, करंटली अभी 104 105 के आसपास जा चुका है। तो इतना ज़्यादा प्राइस एक मंथ के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो सोच सकते हो कि आप ओवर अ लॉन्ग टर्म कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे अंदर, हमारे जो सिस्टम के अंदर है, वो जनरेट होता है। तो अगर आप सिंपली मनी को पुट कर रहे हो अपने पास कैश में, तो हो सकता है कि आपके पास इन फ्यूचर आप जितना आप खुद ही एग्जांपल देख सकते हो। फरवरी फर्स्ट वीक में अगर आप पेट्रोल भराने जाते हो तो 1000 रुपये में आपको कह सकते हो कि वहाँ पे 11 लीटर के आसपास पेट्रोल मिलता है। वहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे इस मंथ देखोगे तो वहाँ पे आपको 9 लीटर के आसपास पेट्रोल मिलेगा। तो इस तरीके से क्या कि सेम मनी तो सेम ही है, बट उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। आप सेम मनी के साथ कम चीज़ें परचेज कर पा रहे हो। तो हिस्टोरिकली हमारे जो इंडियन मार्केट में यहाँ पे क्या रहा है इन्फ्लेशन का रेट, तो ये एक डाटा कह सकते हो। तो सिंपली हमारे यहाँ कह सकते हो 8 से लेके 4% इसके बीच में इन्फ्लेशन रहता है, और कभी कभी किसी किसी केसेस में ये इवन 10 के ऊपर भी गया हुआ है। तो अगर आप सिंपली मनी को पुट कर रहे हो, फिर इन्वेस्टिंग करने का एक और जो जरूरी चीज़ है कि हम सब में से, हम सब लोगों के कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि अरमान होते हैं। मे बी एजुकेशन हो, बेटर एजुकेशन हो, मैरिज हो, या फिर रिटायरमेंट हो, वैकेशन हो, कहीं घूमने जाना हो, घर का हो। तो ये सब हमारे जो फाइनेंशियल एस्पिरेशंस हैं, इन सबको फुलफिल करने के लिए अगर आप सिंपली कैश का वो करोगे कि मैं सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा देन ओनली आई विल डू, तो उस केस में आपका इन्फ्लेशन ही आपका आधा से ज़्यादा जो मनी है उसकी पावर को कम कर देगा। फिर वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि जैसे कि हम लोग हैं करंटली जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता है कि वो लाइफ लॉन्ग काम करे, है ना। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे कि मतलब वो लाइफ लॉन्ग काम करते रहे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मैं बी इंडिपेंडेंट बाय सम एज? आई थिंक कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो अब यहाँ पे चलो इन्वेस्टिंग तो जरूरी है, बट इन्वेस्टिंग कहाँ करें? तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक बेसिक चीज जो सबसे पहले हमें सीखनी है जब हम इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, कि इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। कि आप कितना रिस्क ले रहे हो अपने मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए, और वहां पे आपको कितना सामने रिवॉर्ड मिल सकता है। तो सिंपली अगर हम देखते हैं तो कैश, कैश क्या रहेगा? अगर कैश अगर आप रख रहे हो अपने पास सिंपल कैश, तो वहां पे क्या बोलते हो आप, रिस्क है उसके अंदर कुछ? सिंपल कैश अगर अपने नहीं, अपने रिस्क घर पे रख बहुत रहे कम है। हो, रिवॉर्ड, इज देयर इज एनी रिवॉर्ड? कुछ गेन हो नो। रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है मनी, है ना। इस केस में कोई भी ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कोई इनहेरेंट रिस्क है। सेकंड केस, अगर बॉन्ड की बात करो या फिर एफडी मान लो आप, सिंपली एफडी के अंदर कोई रिस्क है? No. No. ओके। थोड़ा सा। और रिवॉर्ड? Yes. या देयर इज रिवॉर्ड अराउंड, कह सकते हो 5 to 6% के आसपास करंटली इंटरेस्ट रेट है। बट बॉन्ड के अंदर भी रिस्क जरूर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर पता हो बैंकिंग के अंदर कि बैंक आपके ना जितना भी डिपॉजिट है उसके अंदर 1 लाख से ऊपर का ना, वो लोग उसके लिए वो नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके ऊपर के लिए। तो मे बी यू हैव हर्ड द न्यूज ऑफ दिस आईएफएल क्राइसिस, और मुंबई में एक बैंक था, आई थिंक पीएनसी बैंक ऐसे कुछ नाम से था। Yes, मे ma'am. बी महाराष्ट्र पीएनबी या बैंक, समथिंग हाँ, लाइक दैट। हाँ, तो उस बैंक के अंदर था। तो उसके अंदर जिन लोगों ने एफडी करी होगी, जस्ट उनके बारे में सोचो। बैंक ने डिफॉल्ट किया, किसी ने 10 लाख की एफडी करी हुई है, तो बैंक का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1 लाख तक ही है। तो बॉन्ड्स भी हैं, बट चांसेस कम है, थोड़ा कम रिस्की है। सेकंड चीज, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी रिस्क है, वहां पे भी रिवॉर्ड्स हैं। सेम चीज कमोडिटीज, गोल्ड का प्राइस भी सेम वैसे ही है। कमोडिटीज के अंदर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो। एंड लास्ट, इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड। तो हर्षद मेहता मूवी आप लोगों ने देखी होगी। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर थोड़ा बहुत इनके बारे में हल्का हल्का सा देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे एफडी के रेट्स हैं, एफडी और आरडीज, और आप कह सकते हो पेंशन फंड, बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे इंडिया 10 ईयर बॉन्ड, जो गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो इशू करती है, उसका प्राइस अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट, ये कह सकते हो कि पहला जमाना अलग अलग था, मतलब हमारे मम्मी पापा लोगों का जमाना, जहाँ पे 2000 से पहले इंटरेस्ट रेट ही 10 से 12% था। तो इसलिए उनके दिमाग में ही मतलब बोलते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा बार करी है तो आपके दिमाग में उसके अंदर एक अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ जाता है कि ठीक है भाई एफडी करनी है।
तो वो जमाना था, कह भी नहीं सकता कि हम बुरा था, अच्छा था, 10 के ऊपर इंटरेस्ट रेट था वहाँ पे। बट आज के टाइम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 6-7% के आसपास इंटरेस्ट रेट है। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस ग्राफ दिखाया, सेम चीज अगर आप एडजस्ट कर रहे हो अपना वो इन्फ्लेशन को, तो उस केस में आप केवल 1% या 2% या हार्डली आप उसको बीट कर पा रहे हो। तो कह सकते हो अगर आप एफडी कर रहे हो तो समाव ये है कि आपका पैसा की पावर कम नहीं हो रही है, बट बढ़ भी नहीं रही है। नेक्स्ट अगर हम केस देखें इक्विटी, तो ये सिंपल सेंसेक्स का ग्राफ है, आप देख सकते हो 2000 के आसपास ये 5000 के आसपास था और अभी 60,000 पे है करंटली, यहाँ 60,000 के आसपास, 60,000 के ऊपर चला चुका है। तो कह सकते हो यहाँ से 10x के आसपास हुआ है, इवन ये 12x हुआ है। मतलब आपने अगर सिंपली सेंसेक्स के अंदर 2000 के अंदर इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो वो आज 20 लाख के आसपास हो जाता, 12 लाख के आसपास हो जाता, 12x के आसपास हुआ है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगातार बढ़ता ही गया, बीच में ये भी देख सकते हो आपकी 20,000 से ये 10,000 भी आया। तो ये चीज भी है, रिस्क इज ऑलवेज देयर व्हेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग। तो और अगर हम देखें इंडिविजुअल इक्विटीज के अंदर देखें तो आई थिंक सबका सपना होगा लद्दाख जाने का, है लोगों का यहाँ पे कि लद्दाख तो घूम के जाना है एक बार लाइफ में। हाँ मेरा है। टीन एज में आई थिंक सभी का ही रहता है कि भाई ठीक है लद्दाख जाएंगे, और वो भी जाएंगे तो किस पे जाएंगे? बुलेट पे जाएंगे। बुलेट पे जाएंगे। तो इफ यू हैव अगर ये चीज को आपने बहुत पहले पकड़ लिया होता कि मतलब ठीक है कि यूथ के अंदर क्रेज है, बुलेट का है, और आपने उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया होता, जो कंपनी है जो बुलेट बनाती है रॉयल एनफील्ड, तो 2002 के आसपास इसका प्राइस ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए के आसपास था, अराउंड 4 to 5 रुपीज के अराउंड कह सकते हो आप, और करंटली 2600 के आसपास है। तो आप कह सकते हो कि 1000 टाइम्स आपकी जो वेल्थ है वो क्रिएट हुई है यहाँ पे। मतलब आपने सिंपली 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो अभी 10 करोड़ के आसपास होते। तो दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी, अगर आप जानते हो कि कैसे करना है, क्या किस तरीके से करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें रियल एस्टेट, रियल एस्टेट जैसे कि इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप करते हो, इसके अंदर एक चीज क्या है जो एक काफी बड़ा बैकग्राउंड जो बोलते हैं कि ड्रॉबैक है, वो ये है कि लिक्विडिटी। यहाँ पे जिस टाइम पे आपको सेल करना है, हो सकता है उस टाइम पे आपको कोई बायर ना मिले, और हम लोगों के साथ होता भी है ना कि जिस टाइम हमें रेंट पे देना है, जैसे कोविड का टाइम था, किसी को अपना घर किराए पे देना है, बट नो वन इज रेडी टू, कोई आना नहीं चाह रहा है, तो वो रिस्क रहता है इसके अंदर। और बाकी आप प्राइस को इसमें कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली किस हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। तो इसके लिए अभी करंटली मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है कह सकते हो REIT और NVIT है, सिंपली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो REIT और NVITs क्या है कि सिंपली जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स होते हैं हमारे आसपास, है ना, मॉल्स होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं जैसे इन्फोसिस है, TCS है, ये लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं रेंट पे। तो यहाँ पे ये REIT NVITs का एक बॉन्ड है जो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो कि ट्रस्ट बना रखा है गवर्नमेंट ने, और उन ट्रस्ट के अंदर ये लोग क्या है पब्लिक से मनी लेते हैं, सिंपली हम लोगों से जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं, सेम वैसे ही ये म्यूचुअल फंड की तरह है कि ये मनी लेते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये काफी लिक्विड है एज कम्पेयर टू आप जनरल प्रॉपर्टीज ले रहे हो। और इवन REIT के अंदर आप ना इन्वेस्ट केवल 10,000 से भी कर सकते हो, अगर आप कभी सोच रहे हो कि मुझे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट यू कैन इन्वेस्ट थ्रू REITs। काफी डिटेल टॉपिक है, कभी हम इसके ऊपर करेंगे एक सेशन प्रॉपरली। तो नेक्स्ट है कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर हमारे पास गोल्ड सिल्वर, सब लोगों के घर में सोना तो होगा ही, घर में है सोना तो फिर क्यों रोना। तो गोल्ड इज ऑलवेज सेफ, मतलब सेफ हेवन है सिंपली, कि अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो काफी सेफ है, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग टर्म गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, साथ साथ इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि करेंसी का जो हमारा वैल्यूएशन होता है वो गोल्ड के हिसाब से होता है, कितना रिजर्व आपके पास है गोल्ड का। अब यहाँ से तो चलो समझ में आया कि चलो इक्विटी एक चीज है जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलता है ना। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमें रिस्क को एलिमिनेट करना है, तो एक केस स्टडी मैंने करी थी जिसमें मैंने देखा था कि सिंपली अगर आप जैसे एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि निफ्टी की जर्नी कैसे रही है या फिर सेंसेक्स की जर्नी रही कैसे है, तो आपको दिख रहा होगा सिंपली ये 100 से ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास गया हुआ है। तो कह सकते हो 6,000 और कितना हो गया, 100 से 60,000, कह सकते हो 6,000 के आसपास 600 टाइम्स आपका मनी ग्रो हुआ है यहाँ पे इतने लंबे टाइम के आसपास। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा नहीं बहुत स्मूथ जर्नी रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत आइडियल सिचुएशन रही हो। आइडियल सिचुएशन हमारे यहाँ थी नहीं कभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, हर्षद मेहता केस था, फिर गवर्नमेंट्स के अंदर कई जगह थी, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, कारगिल वॉर, आप कह सकते हो पार्लियामेंट अटैक। तो ऐसा नहीं कि बहुत पीसफुली हमारा देश रहा और इतनी अच्छी हमने वेल्थ तब क्रिएट की है, इतने सारे क्योस के अंदर भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट हुई है। और
अगर आप देखो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सारी चीजें थी, बट फिर भी कह सकते हो कि इन अ लॉन्ग रन हमारे मार्केट ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। बट यहाँ पे जो चीज आती है कि इक्विटी और स्टॉक्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी का सिंपली मतलब है कि आप ओनरशिप ले रहे हो। आप ना, जैसे हम पार्टनरशिप करते हैं ना, सिंपली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे हम करते हैं, कॉलेजेस के अंदर हमको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, 10 लोगों का एक प्रोजेक्ट है, तो हर एक व्यक्ति का कह सकते हो कि आप एक ओनरशिप है प्रोजेक्ट के लिए कि 10% भाई मेरा हिस्सा है 10%। तो सेम अगर आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो तो वहां पे क्या है, आप ओनरशिप ले रहे हो उस स्टॉक की, उस कंपनी की, उस बिजनेस का। आप क्या है, ओनरशिप ले रहे हो कि यहाँ पे मेरा भी इतना % का हिस्सा है। ओके, अब कंपनीज आपको ओनरशिप क्यों देगी? क्यों कोई अपना, कहते हैं ना कि अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहेगा आप लोगों के साथ? बिकॉज दे वांट फंडिंग। उन लोगों को, अब केएफसी का एक जो कह सकते हो कि एक होटल है या फिर एक रेस्टोरेंट है, वो मान लो कि मुंबई में पवई में है, उनको अभी बीकेसी में भी खोलना है, तो उनको चाहिए ना कुछ पैसा चाहिए होगा। तो वो पैसा कहाँ से आता है? दे रेज फंड। तो फंड को रेज करने का दो तरीका है पूरी दुनिया के अंदर, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। या तो किसी से कर्जा लेंगे, डेट, जिसमें हमें इंटरेस्ट देना होता है, या फिर हम सिंपली क्या करते हैं, किसी से ओनरशिप ले लेते हैं कि भाई जो भी होगा आधा तेरा आधा मेरा, और ये प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब चीजें। तो इसको हम सिंपली कहते हैं इक्विटी, कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना जरूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो जो ओवरऑल एप्रिसिएशन होगा वो तुम्हारा भी होगा, और जिन लोगों का होगा जिन्होंने आपके साथ ओनरशिप ली है उनका भी होगा, और साथ साथ जो डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग, वो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें हैं, हमारे मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है, हमारे घर में इतनी अच्छी गंगा बह रही है, बट इज देयर इज एनीवन ओवर हियर जिसको यहाँ से कुछ फायदा हुआ हो? इवन अगर मैं छोड़ू, पुरानी बातें छोड़ूं, कोविड के बाद से किसी को फायदा हुआ? यहाँ पे 7,000 के आसपास था मार्केट, वहां से अभी हमारे आंखों के सामने ही हुआ है पिछले 1.5 साल में, ऑलमोस्ट 18,000 पे आज है। तो किसी को कुछ फायदा हुआ है? 120% के आसपास मार्केट इंक्रीज हुआ है, 120-130% के आसपास। इज देयर इज एनीवन जिसको यहाँ पे कुछ बेनिफिट हुआ हो इन सब चीजों से? ओके, तो कुछ लोगों को यहाँ पे ऑब्वियसली फायदा हुआ है, अच्छी बात है, बट इन अ लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो काफी, अगर हम कहें तो आपको अगर सीखना है इसके बारे में तो जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, अच्छी बात है आप लोगों को अगर फायदा हुआ, अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोग हमारे बीच में कम्युनिटीज में ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में था कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। तो इसके ऊपर भी एक बार स्टडी कर ली, एक बार मैंने स्टडी, मतलब कह सकते हैं करंटली एक केस स्टडी थी यहाँ पे, कि अगर आप मार्केट के अंदर ना एक साल, कितने टाइम फ्रेम के लिए मैं अपने मनी को इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा रिस्क खत्म हो जाए, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक केस है कि जहाँ पे ना आप क्या कर रहे हो, एक साल के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग ओनली फॉर 1 ईयर। तो जैसे मान लो, फर्स्ट केस मैं बता देता हूँ, बाकी आप समझ सकते हो फिर। जैसे मान लो कि 2000 जनवरी 2000 को मैंने इन्वेस्ट किया, और जनवरी 2001 एग्जैक्टली एक साल बाद मैंने निकाल दिया अपना पैसा, विड्रॉ कर लिया, सिंपली आंख बंद करके, कुछ दिमाग नहीं लगाया, जहां पे भी मार्केट था वहां पे अगर मैंने निकाल दिया, अगर वो मैं तरीका अपनाता तो उस केस में मेरा प्रॉफिट कितना होता? तो उस केस में 21 साल हो चुके हैं 2000 से लेकर अभी तक, इस साल को अभी हम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम गिन नहीं रहे हैं। तो 21 सालों में केवल 6 साल ही ऐसा हुआ है जहां पे अगर आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं आपके, मतलब आपके पैसे से कुछ रिस्क हुआ है, कुछ रिस्की हुआ है, आपका पैसा लॉस हुआ है। बाकी सारे केस में आपका कह सकते हो कि आपका जो वेल्थ है वो इंटैक्ट रही है। तो कह सकते हैं, अगर हम सिंपल मैथ्स देखें, मैथ्स आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो मैथ, सिंपल मैथ्स तो जानते ही होंगे। प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी, 6/21 करोगे तो एग्जैक्टली ये फिगर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 71% प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अगर आप, और अगर हम देखें यहाँ पे एवरेज रिटर्न कितना रहा है इस टाइम पीरियड में, तो 14% के आसपास हमारा एवरेज रिटर्न रहा है, एक साल का 14% के आसपास एवरेज रिटर्न मिला है हमको। वहीं अगर हम टाइम फ्रेम को और बढ़ा दें, मतलब मान लो कि मैंने 2000 में इन्वेस्ट किया और 2002 में जनवरी में 2 साल बाद निकाल दिया, तो ऐसे अगर मैं हर साल का करता रहूँ कि फिर 2001 में किया और 2003 में निकाल दिया, ऐसे करते करते करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 साल है, जिसमें से 5 साल हमारे पास नेगेटिव रिटर्न रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे, और साथ साथ एवरेज प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, 16% के आसपास आपका एवरेज प्रॉफिट पर ईयर हो रहा है अगर आप 2 साल के लिए कर रहे हो। सेम चीज इसको हम अगर आगे करें कि यहाँ पे 3 साल, ओके, अगर हम इसको सिंपली 3 ईयर के लिए करेंगे, 3 ईयर में कितना हो रहा है? 3 ईयर में अगर आप देखो तो 19 केसेस बनते हैं हमारे पास कि 2000 में इन्वेस्ट किया, 2003 में निकाला, तो उस केस में केवल 2 साल ही ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं।
तो और एवरेज प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हुआ है। साथ साथ आपका जो रिटर्न जो मैक्सिमम रिटर्न नेगेटिव है, अगर हम यहाँ पे देखें पुराने केस में, तो यहाँ पे 46 था, यहाँ पे 36 है, और यहाँ पे 37 हो चुका है। और अगर 4 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे केवल -2 है। मतलब जितना लंबा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपका जो चांसेस है कि नेगेटिव हो और किस डिग्री तक नेगेटिव हो सकता है वो भी कम हो रहा है, साथ साथ आपका एवरेज प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड वाले टर्म्स है हमारा, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया, रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे आपका वो कम होता जा रहा है। 5 साल के बाद यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कि आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव आया हो, और एवरेज प्रॉफिट आपका 21 हो गया है। मतलब हर साल 20-21% से आपकी वेल्थ ग्रो हो रही है। और अगर 7 साल करते हो तो वही चीज और कम हो जाता है, और आपका जो मतलब चीजें और बेहतर होती जाएंगी जितना आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए करोगे। तो इस चीज को सिंपल एक ग्राफ से मैंने बताया कि अगर आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कैसे एवरेज रिटर्न इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेकंड चीज कि कितने साल करने के बाद आपका जो कह सकते हो कि 4 साल के बाद अगर आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटीज के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव रिटर्न आने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चल गया पता। तो आई थिंक फ्रॉम हियर मोस्ट ऑफ यू हैव कन्विंस कि मे बी 1 साल 2 साल 3 साल में आपको जो भी आपका वो है रिटर्न है वो नेगेटिव आ सकता है। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म देन आई थिंक आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। तो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 1+1=2 कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सभी सभी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ही काउंट होती हैं, है ना। यहाँ पे गारंटी कुछ नहीं होती। वैसे तो लाइफ में भी कुछ गारंटी नहीं होती, बट मार्केट में स्पेशली कोई गारंटी नहीं है। वी कैन ओनली रिलाई ऑन पास्ट डाटा, उसी हिसाब से हम आगे सोचते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है, और ये चीज हर जगह यूज होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना ज्यादा अच्छा कैसे कर रहे हैं। इन सब के पीछे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कि कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको हाउ। और कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां वंडर है जिसको कोई समझ नहीं पाता है। नो वन कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। आई थिंक आप लोग में से कोई समझता है कंपाउंडिंग का मतलब? कंपाउंडिंग, इज देयर इज एनीवन जो थोड़ा चाहे कि भाई देखें कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? हाँ guys, feel free to tell and mic like open कर रखा हूँ। means like growth of means just like if you add something to our life daily by 1%, then we will have a 30% increment in 1 month. The same way we will have a 365% increment in our life. So means slowly just like drop makes a pond. So या ड्रॉप्स मेक्स पाउंड, वो एक सिंपल एडिशन हो गया, सिंपल एडिशन। आपने एक बूंद डाला तो एक बूंद बना, एक बूंद और डाला तो 2 बूंद बना। बट कंपाउंडिंग इज लाइक एक बूंद डाला, एक बूंद और डाला ना, तो वो 2 नहीं होगा, वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। अगर जितनी ज्यादा आप बूंदे डालोगे ना, वो जो पीछे वाला पार्ट है ना वो और ज्यादा इंक्रीज होता है। और इसीलिए इस चीज को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग ना, जो हमारा ह्यूमन माइंड बना हुआ है, वो ना प्लस को बहुत आसानी से समझता है, एडिशन को बहुत आसानी से समझता है, बट मल्टीप्लिकेशन को बहुत मुश्किल से समझता है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ 1+1+1 को मैं 10 बार करूँ तो कितना आएगा, आप इजिली बता दोगे कि 10 आएगा। पर अगर मैं सेम चीज को बोलूँ कि 2 × 2 को मैं अगर 4 बार करूँ तो कितना आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, मे बी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। बट उसी चीज को जब मैं बोलूँगा 2 को मैं अगर बोलूँ कि आपको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। यही चीज कंपाउंडिंग के अंदर होता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो इतने ट्रेमेंडस होते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म कि आप गैस भी नहीं कर सकते उस चीज को, मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस चीज को। तो मैं चाहूंगा कि आप ना एक सिंपल एक कह सकते हो कि अगर आप इस सेशन के अंदर एक एक्सरसाइज बोलो करना चाहो बाद में तो कर सकते हो, कि अगर आप सिंपल एक एक्सेल लेना, एक्सेल के अंदर देखना कि आप सिंपल एक 1000 रुपीज पर मंथ कर रहे हो इन्वेस्ट, है ना, और पर मंथ आपको 1% का इंटरेस्ट मिल रहा है उस केस में। और आप देखना कि आप कैलकुलेशन करोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसके अंदर, कि एक्सेल के अंदर कि ये बन कैसे रहा है। तो कंपाउंडिंग इज दैट मच इंटरेस्टिंग। अब सिंपली देखते हैं कि कंपाउंडिंग, हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हमारा सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर, हु इज द बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड? कैन एनीवन गेस ओवर हियर? हु इज द बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बेहतरीन नौकर कहें, कौन हो सकता है? योर मनी, बिकॉज मनी नेवर स्लीप। तो सिंपली इसको एग्जांपल से देखते हैं कंपाउंडिंग के उसमें। तो यहाँ पे क्या है, एक कह सकते हो कि आपने पर मंथ आप
₹5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, ₹1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, और ओवर अ लॉन्ग टर्म अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने जो केस लिया है 25 ईयर्स का लिया हुआ है, तो आपने अपने जेब से कितना दिया है पर मंथ, अगर आप 1000 कर रहे हो और 25 ईयर तक ऑलमोस्ट आपने 3 लाख रुपए खुद से अपने जेब से इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो ये आप लोगों को दिख रहा होगा ब्राउन वाली लाइन, ये है आपकी जो वैल्यू कंपाउंड होके आ रही है, ओके। और जो ये वाली लाइन है सेकंड वाली, वो है सिंपल आपने खुद से कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है आप लोगों को, तो व्हाइट वाली लाइन है कि यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है कि आपके लिए जो मनी कंपाउंड कर रहा है आपके लिए, वो कितना कर रहा है। और आप देखोगे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये जो मनी आपके लिए है वो कितना ज्यादा काम कर रहा है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे भी केस देखें कि आपने 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 साल में आपका मनी 10,000 रुपये 10 लाख के आसपास है, यहाँ पे लैक्स में है फिगर, तो जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू 10 लाख के आसपास है। बट नेक्स्ट 5 ईयर में ये ऑलमोस्ट 17 के आसपास जा रहा है। यहाँ पर ये ग्रो कम हुआ, अगर हम पिछले 5 साल में और देखें 15 के आसपास, ये 4,500 के आसपास, 4.5 लाख के आसपास था, वहां से 10 पे पहुंचा है अगले 5 साल में। बट वहां से इसको और ग्रो होने में कम टाइम लगा है, अगर आप 1 साल और लोगे तो उसको और कम टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे एक फिगर है कि सपोज कि आप लोग चाहते हो कि आपका एक रिटायरमेंट फंड बने 1 करोड़ रुपीज का, और तो उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो 17 साल के लिए, तो आप 12% इंटरेस्ट के हिसाब से इजीली 1 करोड़ आप कर लोगे। वहीं अगर आप अमाउंट छोटा करोगे तो आपको टाइम के साथ वो करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम समझते हैं सिंपल वॉरेन बफेट के लिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि जब इन्वेस्टिंग इतनी ईजी है या फिर कंपाउंडिंग इतनी अच्छी चीज़ है, तो मैक्सिमम लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। तो सिंपल एक जोक था ये इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वॉरेन बफेट बोलता है सिंपली कि ज़्यादातर लोग रिच बनना तो चाहते हैं, बट कोई भी स्लोली रिच बनना नहीं चाहता, हर कोई चाहता रातों रात। और आई थिंक इसीलिए स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस आर मोर, कह सकते हो कि ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं वॉरेन बफेट की वेल्थ का। ये 15 ईयर के आसपास इन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इनकी वेल्थ आप 60 साल तक कुछ भी नहीं थी, मतलब कह सकते हो कि 3.8 बिलियन के आसपास थी। बट अगले 30 साल में इनकी वेल्थ यहाँ से ऑलमोस्ट कितनी गुनी बढ़ी है, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट कह सकते हो कि ऑलमोस्ट स्टेगनेंट टाइप का ही मान लो आप। बट जो ये सारा काम हुआ, ये आपका बेस्ट एम्प्लॉयर आपके लिए काम कर रहा है, आपका मनी। अब हम देखते हैं कि चलो ये तो बर्कशायर हैथवे की बात हो गई, अमेरिका की बात हो गई, क्या हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ है क्या। तो वॉरेन बफेट का जो CAGR है ओवरऑल, उनकी जो फंड है बर्कशायर हैथवे, उसका है ऑलमोस्ट 19% के आसपास का CAGR। कंपाउंडेड इंटरेस्टेड जो करा हुआ है ओवरऑल लॉन्ग टर्म, वो है 19%। बट हमारे खुद के देश का जो सेंसेक्स है, सिंपल सेंसेक्स, वो ऑलमोस्ट 14% के आसपास का CAGR दे रहा है पिछले 20 साल में। तो और आई थिंक शायद ही कोई होगा यहाँ पे जिसने वेल्थ क्रिएट की लास्ट 20 ईयर के आसपास में। बट हमारे खुद के घर में एक गंगा बह रही है, और हम लोग उससे कह सकते हैं कि हम कहीं और, हमें पता ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंस के प्रति नॉलेज नहीं है, और कह सकते हो सिंपली कि इग्नोरेंस सबसे बड़ी, कहते हैं कि ना वो इविल है, सबसे बड़ी इविल है अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो तो। अब हम इसको सोचते हैं कि चलो हमने ये केस स्टडी पढ़ लिया, इन्वेस्टिंग का ईयर भी देख लिया, अब हमारे पास अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, हाउ वी कैन इन्वेस्ट। सो डू एनीवन ओवर हियर नो हाउ वी कैन इन्वेस्ट, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम करना चाहें तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ओके, बट मेथड्स कौन से हैं। माइक्रो ब्रोकर्स जैसे ग्रो और एंजल ब्रोकिंग्स वगैरह, इनका यूज करके प्लेटफॉर्म्स का, एप्लीकेशंस। नहीं मतलब ये तो तरीका हुआ कैसे हो गया, बट मैं बोल रहा हूँ वे कैसे कर सकते हो तरीके। ओके ओके, सेंसेक्स ETF, गुड, म्यूचुअल फंड, ओके। तो हम इन सब के बारे में एक बारी में सिंबल्स वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एग्जांपल दिखाया कि हर किसी का सपना होता है लद्दाख जाना है, और वो भी जाना है तो रॉयल एनफील्ड पे जाना है। तो रॉयल एनफील्ड, आइशर मोटर, अब वो स्टॉक को पिक करने के लिए ना आपको ऐसा नहीं है कि आपको सपने में आएगा कि आइशर मोटर खरीद लो, उसके लिए ना आपको ग्राउंड वर्क में जाना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस शीट्स पढ़नी पड़ेगी। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कंपनीज के बारे में कि वो कंपनीज करती क्या है। आइशर मोटर जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, आइशर मोटर बाइक्स बनाती है ना, रॉयल एनफील्ड बनाती है, बट उसकी इंडस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहिए कि इंडस्ट्री अभी कौन सी साइकिल में है। क्या पता आप रॉयल एनफील्ड के स्टॉक में तब इन्वेस्ट कर रहे हो जब कोविड का क्रैश था, या फिर उससे पहले इन्वेस्ट कर रहे हो पिछले 4 साल, कह सकते हो 2014 से लेकर 2017-18 तक मार्केट टोटली स्टैग्नेंट था,
हिल भी नहीं रहा था, जैसे अभी वॉलेटिलिटी है ना, उस टाइम पे जीरो वॉलेटिलिटी थी, तो उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करो, आप बोल रहे हो यार बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको कंपनीज का पता होना चाहिए, इंडस्ट्री का पता होना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, इकोनॉमी का पता होना चाहिए, आपकी अर्थव्यवस्था चल क्या रही है ना। फिर आपको डिमांड सप्लाई पता होनी चाहिए कि अभी डिमांड है कि नहीं है, सप्लाई है कि नहीं है मार्केट के अंदर। आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये पढ़ना आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यूएशन, आप किस दाम पे खरीद रहे हो पता तो होना चाहिए कि सही दाम है या नहीं है ना। कहीं आप जो कंपनी की रियल वर्थ है या फिर सिंपल टर्म्स में कही जाए जो औकात है उससे ज़्यादा दाम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप लॉस में या फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, ये नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप फिर आंखें बंद करके तुक्का मार लो, जो बहुत कम लोगों के साथ चलता है। और तुक्का चलता है यहाँ पे मैक्सिमम लोग, जैसे सुन भी रहा था मैं आप लोगों की कन्वर्सेशन कि वोडाफोन लिया हुआ है, तुक्के में हम लोग वोडाफोन लेते हैं। आई थिंक हार्डली देयर वुड बी एनीवन जिसके पास, कुछ स्टॉक्स के नाम मैं बोल रहा हूँ वो होंगे अगर, तो इज देयर इज एनीवन जिसके पास एशियन पेंट है यहाँ पे, या फिर किसी के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एचडीएफसी बैंक हो? नो। ओके, एक यस आया। ओके, एमआरएफ, पीडीलाइट, ओके, एचयूएल, पीडीलाइट किसी के पास नहीं? ओके, कितनों के पास डीमार्ट, गुड डीमार्ट, कितनों के पास यहाँ पे कभी ना कभी पोर्टफोलियो में यस बैंक रहा है? शर्माने वाली बात नहीं है, वी शुड एक्सेप्ट कि ठीक है गलतियां हुई हम लोगों से। या फिर यस बैंक रहा है किसी के पास, या फिर वोडाफोन रहा है? वोडाफोन। देखा, मतलब हम लोगों के पास, रिटेल पब्लिक के पास ना मार्केटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि हमारे पास ना कभी भी बोलते ना क्वालिटी वाली चीज हमारे तक कभी मार्केटिंग नहीं की जाती। और ये मैं इस सेशन के बाद आप अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से कि हाउ मार्केटिंग कैन फूल यू, और कह सकते हैं कि आपका काट लेगी वो चीज। एशियन पेंट सेम चीज कि ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हुई है बहुत तगड़ी वाली। 4 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 26,000, यहाँ पे भी सेम वही कहानी, 10 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास करंटली। और ये भी है किसी के पास क्या 300 का स्टॉक 10 रुपए में। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोला ना दोनों साइड की स्टोरी है, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट भी हुई है, वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हुई है। और जैसे ये केसेस हैं, और यहाँ पर रिटेल पब्लिक के साथ क्या होता है ना, आम जनता जिनके पास जागरूकता कम है, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आप लोगों को, इग्नोरेंस सबसे बड़ी कमी है जीवन के अंदर भी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी, हर जगह। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय जो हुई है इसके एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा हैं, और ये मैक्सिमम रिटेल पब्लिक के पास रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुक्के से तो नहीं जी सकते, कोई ना कोई सिस्टम आपके पास होना चाहिए, है ना। सेकंड, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, जो तरीका है, जैसे मैक्सिमम लोगों ने बताया म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, दो टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है एक्टिवली मैनेज, जहाँ पे जो फंड मैनेजर होगा आपका वो एक्टिवली चीज़ों को देखेगा, कंपनीज को रीड करेगा, उस तरीके से इन्वेस्ट करेगा। दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। पैसिवली मैनेज मतलब किसी भी इंडेक्स के साथ आपने लिंक कर लिया, जैसे जैसे इंडेक्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे आप उसके अंदर अपने फंड के अंदर भी चेंज कर रहे हो, तो वो हो गया पैसिवली। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने अपना, सिंपली म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कि आप नहीं जानते हो, जैसे हमने देखा कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की जरूर है, रिस्की है काफ़ी। तो बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपने पैसा खुद से इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इन दैट केस दे यूज दिस ऑप्शन म्यूचुअल फंड। वो अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को देंगे और प्रोफेशनल उनसे कुछ ना कुछ फीस ले लेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड रिस्की थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर आप सिंपली खुद से इन्वेस्ट करना जाओगे तो आई थिंक किसी के पास शायद ही पैसा होगा जो एमआरएफ ले पाए 60,000 का, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर ले पाए 2,000 का। लेगा भी तो एक या दो स्टॉक ले सकता है ना। पर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या आप उन सब चीज़ों का एक्सपोजर इजिली ले सकते हो, इवन विद 1,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़। तो वो सबसे बेटर, सबसे बेस्ट बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। फिर कि जैसे कि इसको ज्ञानी ध्यानी लोग मैनेज कर रहे हैं, तो वो तो जानते ही होंगे हम लोगों से अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। सेकंड चीज, टिकट साइज छोटा रहता है, एनएवी काफी छोटी रहती है, 5 कह सकते हो 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और फिर सिस्टमेटिकली आप इसको कर सकते हो, जो एसआईपी काफी फेमस है। बट जो इसकी यहाँ पे कमियां है ना, वो शायद ही लोगों तक पहुंचती है। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो सिंपली मतलब आप अपना पैसा किसी को दे रहे हो, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ फ्री में कोई कुछ नहीं करता है दुनिया में, तो वो लोग क्या है यहाँ पे आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो सिंपली ये है कि आपसे वो कुछ ना कुछ फीस लेंगे। फिर कुछ चार्जेस रहते हैं जो जनरली हिडन रहते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है, जैसे एएमसी फीस होगी, एग्जिट लोड होगा, ये आपका रहेगा। और नेक्स्ट चीज है यहाँ पे टैक्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपने 1 साल से पहले निकाल दिया तो शॉर्ट टर्म गेन आपको लगना ही लगना है। वहीं अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे शॉर्ट टर्म गेन्स तब लगेगा जब आपकी
आपका जो गेन 1 लाख से ऊपर होगा, बट म्यूचुअल फंड में आपका गेन हुआ नहीं हुआ, आपका गेन 10% लगना ही लगना है, तो ये एक कमी है। फिर आपका खुद से कोई कंट्रोल नहीं है म्यूचुअल फंड के ऊपर कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा यस बैंक को खरीदने का, बट म्यूचुअल फंड ने खरीदा हुआ है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये वो चीज़ है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो जो बहुत ही नेग्लेक्टेड टर्म है, ये आपकी वेल्थ को कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। तो फर्स्ट केस यहाँ पे, सपोज यू आर डूइंग एन SIP ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ, जहाँ पे मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ, 12% ही ले रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ टाइम फ्रेम में मानो 20 साल के लिए कर रहा हूँ, तो एक्सपेंस रेशियो मैंने आप लोग बताया कि सिंपली जो रहता है वो 1% से 2% के आसपास रहता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम 12% के आसपास ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरी जो वेल्थ क्रिएट हो रही है 20 साल में 50 लाख के आसपास हमारा पास जो है हमारी अमाउंट बन रही है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो नहीं होता तो क्या होता। अगर एक्सपेंस रेशियो नहीं होता तो सेम चीज़ आप कह सकते हो, यहाँ पे ये 43 लैक्स के आसपास होती है अमाउंट, और बहुत लोगों को लगता है ठीक है ना यार वो मैनेज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो लेंगे ही, बट यहाँ पे आप देख रहे हो आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया है और उसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो 6 लाख ले गया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% म्यूचुअल फंड के पास है, और यहाँ पे मैंने बहुत कंजर्वेटिव लिया है 12%। अगर इसी को मैं और इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे ये फिगर और बड़ा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे टाइम बढ़ाऊंगा ये फिगर और बड़ा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मंथली SIP बढ़ाऊंगा तो ये फिगर और बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली टर्म्स में कहा जाए कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सिंपली 1% अपनी अमाउंट का म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे चलो ये तो चीज़ अच्छी बात है ना कि अगर वो अर्न कर रहे हैं देन दैट्स गुड, बट यहाँ पे क्या है ना, चिट भी मेरी और पट तू हारा। आई थिंक ये मूवी किसी ने देखी है, अंदाज अपना अपना। तो चिट मेरी मतलब अगर हेड आया तो मैं जीता और अगर टेल आया तो तू हारा, कहने का मतलब है कि दोनों टर्म्स में फायदा मेरा ही होने वाला है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से ही होता है। सपोज आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, आपको रिटर्न मिला 10%, और तो यहाँ पे क्या है आपने सिंपल अगर हम मैथ्स लगाएं तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए टर्म्स, 10,000 आपने इन्वेस्ट किया और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस केस में, और कितना होनी चाहिए अमाउंट, कितना प्रॉफिट होना चाहिए हमको, सिंपल मैथ्स। ₹1,000 हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, ओके गुड। तो इस केस में क्या है, अगर आप ₹1,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है बट एक्सपेंस रेशियो सपोज सिंपल ले रहा हूं मैं 2% है, तो उस केस में क्या है ₹200 तो कंपनीज ले लेगी, मतलब म्यूचुअल फंड ले लेगा आपसे, तो आपका जो रियल प्रॉफिट है वो है 8%। रियल प्रॉफिट जो आपके खाते में आ रहा है टैक्स को हटा के बगैर बोल रहा हूं मैं, वो है 8%। सेकंड केस लेते हैं कि आपका जो है लॉस हो रहा है, 10,000 आपने किया और 10% का लॉस हो रहा है, इस केस में कितना होगा अमाउंट, इस केस में भी 1,000 होगा। यस लॉस 1,000 का होगा, आपकी जो रियल वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी ₹9,000, है ना। 9,000 का 2% ₹180, तो आपका जो एक्चुअल लॉस था वो 10% था, बट अगर आप एक्सपेंस रेशियो को जोड़ रहे हो, जो कि हमें जोड़ना चाहिए, जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस, वो है अराउंड 11.1%, तो आप लॉस कर रहे हो 11.8%, आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको 8%, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, और जब लॉस हो रहा है तो लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो चिट भी मेरी पट भी मेरा, ये है। चलो ये तो खैर चलो अच्छी बात है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो परफॉर्मेंस है, लार्ज कैप्स फंड का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को करंटली अभी, और ये है 5 ईयर के आसपास, 5 ईयर के आसपास कितना इन्होंने CAGR दिया है ओवर अ लॉन्ग, मतलब 5 साल में कितना CAGR दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपली ऑलमोस्ट 50 फंड के आसपास है यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट के अंदर कमी आ पाई है तो इतने ही मैं लाया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट फंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन कुछ नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर हम देखें एक्सिस ब्लू चिप फंड है, इसने 18% के आसपास आपको रिटर्न दिया है, ओके। और बाकी अगर हम देखें और एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है ऑलमोस्ट 1.2% के आसपास है इन सब स्लाइड्स के अंदर, अगर आप देखोगे खुद से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना जिस चीज़ की मार्केटिंग होती है वो चीज़ कभी भी आपके सामने सब चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी। तो सिंपली अगर हम देखें मनी कंट्रोल पे आप जाओगे तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, और साथ साथ आपको मैं थोड़ा एक लाइव भी दिखा देता हूँ कि अगर हम SIP कैलकुलेट करते हैं सिंपली,
क्योंकि जब हम गणित करके दिखाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, बोलते हुए तो लगता है कि यार ठीक है, वर्ड्स डिफाइन नहीं कर पाते समटाइम्स। तो यहाँ पे हम कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, तो SDFC ले लेते हैं, आई थिंक काफ़ी फेमस है, आज तो उनकी डील भी हुई है क्रैक। SDFC लार्ज कैप फंड ले लेते हैं कोई भी। ओके ओके, इज देयर इज एनीवन हु नो कि सेम फंड के अंदर यहाँ पे दो नाम दिखाई दे रहे हैं, लार्ज कैप जी, लार्ज कैप डी। इज देयर इज एनीवन हु नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? किसी को पता है यहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? एक्चुअल में ये चार होंगे। नहीं पता किसी को यहाँ पे क्या डिफरेंस है? नहीं। ओके यहाँ पे कितने लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे? इज देयर इज एनीवन? ऑलमोस्ट 23 के आसपास लोग हैं हमारे पास यहाँ पे। कोई नहीं कर रहा, ये बताना नहीं चाह रहा, इनकम टैक्स से नहीं हूँ मैं। Actually, we don't have that proper experience or knowledge. That's why we are not investing there. ओके ओके, नहीं नहीं मतलब 23 के आसपास लोग हैं, कोई तो म्यूचुअल फंड में कर रहा हो, मतलब घर वाले कर रहे होंगे, तुम नहीं कर रहे हो तो मम्मी पापा? हाँ एक्चुअली मेरे पापा कर रहे हैं, ओके पारंपरिक काम मेरे पापा ने किया, ओके चलो SIP। ओके ओके। तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आप देखोगे कोई भी फंड देखोगे ना, उसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे सिंपली मैं इसी का देख लेता हूँ, यूनियन लार्ज कैप फंड, रेगुलर जी, सेम आप देखोगे तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, रेगुलर डायरेक्ट और फिर रेगुलर डी, रेगुलर डायरेक्ट डी। तो किसी भी फंड का आप नाम लिखोगे ना, चार टाइप्स के आपको दिखाई देंगे, एक दो तीन चार, किसी भी फंड का। आई थिंक HDFC का लार्ज कैप का फंड नहीं है, वरना उसका भी दिखाता। देखते हैं कोई और होगा HDFC का। HDFC का स्मॉल कैप का है क्या? ठीक है, आप लोगों को दिखे ना सारे चारों चीजें सामने, जी डी डायरेक्ट जी। तो यूजुअली क्या होता है ना, मैक्सिमम लोगों को जी का मतलब होता है ग्रोथ फंड, जहाँ पे क्या है वट एवर डिविडेंड जो आपको मिल रहा है। डिविडेंड का मतलब पता है मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है। डिविडेंड का मतलब जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने स्टॉक्स बाई किए हैं उनको देती है रेगुलर इंटरवल पे। तो ग्रोथ फंड में क्या होता है कि आपका जो डिविडेंड होता है ना वो डायरेक्टली कंपनी खुद से ही एज्यूम कर लेती है कि उसको मैं री इन्वेस्ट कर लूँ, तो वो डिविडेंड जो भी आएगा वो डिविडेंड को आपको नहीं देंगे, खुद से ही सेम फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना सिंपल इनकी SIP जो NAV होगी वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ओके क्यों नहीं खुल रहा? ठीक है ऐसे ही खोल लेते हैं इसको। तो एक बार थोड़ा लाइव केस स्टडी भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करना कि इसकी NAV देख लो करंटली कितनी है, 79.59 है। ओके, और एक्सपेंस रेशियो भी देख लो, लगा दिख रहा है सामने तो 0.84। ये है डायरेक्ट प्लान हमारे पास। और डायरेक्ट प्लान अभी तो मैंने आपको जी और डी में डिफरेंस बताया, ग्रोथ एंड डिविडेंड में। और जी और डी में डिफरेंस क्या होता है कि डायरेक्ट प्लान वो है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे रेगुलर प्लान क्या होता है कि जहाँ पे ना कोई सेल्स पर्सन आपको सेल करता है, तो उस केस में क्या होता है कि सेल्स पर्सन कुछ परसेंटेज लेता है और वो आपको पता भी नहीं रहता है। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे, कितना परसेंटेज वो लेता है हमसे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट प्लान है SDFC स्मॉल कैप का, और इसकी आप एक बार, ठीक है नेक्स्ट साइड में ही कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि ठीक है। हमने ग्रोथ था ना ये वाला, ओके। तो सिंपल ग्रोथ लेते हैं यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस कितना है वो देख लेते हैं एक बार, ताकि ये बहुत जरूरी चीज़ है, पता है मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। वहाँ पे कितना था, 79 पॉइंट समथिंग था आई थिंक, और यहाँ पे 72.16 है। अगर कोई परसेंटेज में निकाल सके तो कितना परसेंटेज डिफरेंस है NAV के अंदर। इस केस में यहाँ पे सेल्स पर्सन ले रहा है, वो बीच का जो भी परसेंटेज है ना वो आपसे सेल्स पर्सन ले रहा है, या फिर जिसने भी करवाया, मे बी आपका रिलेटिव हो कोई हो, तो वो मनी उसके पास जा रहा है। किसने कैलकुलेट किया?
72% एक जगह पे है और एक जगह पे 79% है। परसेंटेज डिफरेंस कितना है? 72 माइनस 79 माइनस 72 अपॉन 79। कर रहा है कोई कैलकुलेट या मैं ही करूँ एक बार? कर रहा 72 ओके 79 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 79। कह सकते हो ऑलमोस्ट 9% के आसपास आ रहा है, 9%। तो ये 9%, 8.8। हाँ 8.86, बट हमने वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम नहीं ली है। यहाँ पे 72.16 है, यू कैन से 9% के आसपास। तो वो 9% के आसपास ना आपसे आपका जिसने भी करवाया है रिलेटिव है वो, या फिर कोई सेल्स पर्सन है, आप किसी बैंक में गए कि सर मुझे म्यूचुअल फंड करवाना है, तो वो आपको यही करवाएगा। कोई भी आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देगा। वो तो अभी आप कह सकते हो कि ग्रो आ गया, इसने डायरेक्ट प्लान के बारे में अवेयरनेस फैलाई है, बट फिर भी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किसी को पता नहीं है डिफरेंस। तो वो अवेयरनेस बस कर लो, दूसरा भी कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, वही वाली अवेयरनेस है। रियल अवेयरनेस अभी भी हम लोगों को नहीं पता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि चलो इसका हमारे फर्क मतलब हमारे जो कह सकते हैं ना हमारी इन्वेस्टमेंट पे कितना फर्क आता है, कितना हमारे को कह सकते हो कि हमारे पे डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस इतना हो सकता है, एक बार कर ही लेते हैं। सिंपल 5000 ले लेते हैं हम यहाँ पे, 5000 रुपीज हम कर रहे हैं और सपोज हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल में दिखाया था वो सच था, 50 लाख के आसपास बनेगा। ठीक है, इस केस में हम जोड़ते हैं कि पहले हम सबसे पहले कम करते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो मान लो कि उस केस में था 0.8 के आसपास। तो 11.2 कर लिया तो मेरे यहाँ से 6 लाख रुपए गए। ओके, अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, डायरेक्ट प्लान में कर रहे हो और केवल एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, तो वहां पे 6 लाख रुपए आपके कम हुए। सपोज मैं कर रहा हूँ, मैं उतना अवेयर नहीं हूँ या फिर घर वाले इतने अवेयर नहीं है और हम 1% और कम दे रहे हैं यहाँ पे, तो 10.2 कर लेते हैं इसको। 10.2 के केस में कितना कम हो गया हमारा, हमारा पैसा कितना कम हो गया? ऑलमोस्ट 10 हो गया। ऑलमोस्ट 10 नहीं, 10 लाख, ओके 10 लाख। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का देखो ना, आपने कितना इन्वेस्ट किया उसका कितना परसेंटेज गया है, वो ऑलमोस्ट 90% है। जितना परसेंट मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 90% गया। और ये तो बहुत सिंपल केस बोल रहा हूँ मैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिनके अगर आप एक्सपेंस रेशियो खुद से चेक करना, जैसे सामने दिख गया 1.9, 1.9। अगर इस केस में आप 1.9 करोगे आपको बोलोगे यार इन्वेस्ट करना ही बेकार है, आईडी सही है। तो दिस इज अ डिफरेंस जो हम लोगों को नहीं पता रहता है। और कई बार तो क्या है, आप लोगों को एक और सच बता देता हूँ। अब यहाँ पे बताऊँ क्या होगा, स्मॉल कैप है ना, इसका कंपैरिजन ही गलत क्या होगा, ताकि लोग आए इन्वेस्ट करें। लेट्स सी, कोई फर्क पैदा कर पा रहा है यहाँ पे, मतलब क्या चूना लग रहा है हमको लोगों को? कोई जागरूक इन्वेस्टर हो यहाँ पे, या थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो, जरूरी है इन्वेस्टर होना। क्या हमारे साथ खेल खेला जा रहा है? और ये बहुत बड़ी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है, मतलब इंडिया की सबसे, आई थिंक यू कैन से मनी कंट्रोल, काफी एक अच्छी वेबसाइट है। महेंद्र जी, HDFC सेंसेक्स फंड का हम बाद में देख लेंगे, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना चीज़ों के बारे में। सिंपल यहाँ पे गलती क्या हो रही है ना, दोज हु नो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड और लार्ज कैप फंड में डिफरेंस क्या होता है, आपको थोड़ा वो पता होना चाहिए। स्मॉल कैप फंड मतलब वो कि जो अभी नई नई कंपनीज हैं, यू कैन से जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, स्टार्टअप से थोड़ी बड़ी है, बट अभी इतनी बड़ी नहीं है वो, जैसे रिलायंस है उसके बराबर बड़ी नहीं है। और लार्ज कैप्स फंड्स वो हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट। तो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत गलत हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये कंपेयर क्या कर रहे हैं हमारे सामने, मतलब लोगों के सामने क्या कंपेयर करवा रहे हैं, निफ्टी 50 का कंपेरिजन करवा रहे हैं स्मॉल कैप के साथ। तो ये वही बात हो गई कि आप आईफोन को कंपेयर कर रहे हो किसी एक नॉर्मल मोबाइल के साथ। तो ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्मल मोबाइल कहाँ टिकेगा उस सामने। तो वहीं पे यहाँ पे हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की स्कीम को आप दिखा रहे हो एक बहुत ही लेस रिस्क वाली स्कीम के साथ। तो उस केस में ये कंपैरिजन बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, स्मॉल कैप का कंपैरिजन स्मॉल कैप के साथ ही होना चाहिए, है ना। अगर आप फ्रूट्स का कंपैरिजन करोगे तो फ्रूट्स के साथ ही करोगे ना, खट्टा है कितना, खट्टा कितना मीठा है। एक खट्टा फ्रूट है, एक मीठा फ्रूट है, यू कांट कंपेयर दैट थिंग। तो ये वो चीज़ है जो हमारे सामने थोड़ा गलत तरीके से कह सकते हो कि प्रेजेंट हो रही है।
और लोग जागरूक नहीं है, इसलिए फायदा उठाने वाले बहुत है। तो हार्डली म्यूचुअल फंड। और इसमें एक और केस स्टडी क्या है, आप लोग खुद से चेक करना कि कितने, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे सिंपल हमारा आप लोगों को दिखाया मैंने 18% के आसपास सबसे बेस्ट फंड है जो अभी दिखा रहा है 5 साल के हिसाब से, और 1% 1.2% एक्सपेंस रेशियो है, साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ कह सकते हो बाकी चार्जेस रहते हैं। तो अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो सिंपली आपको दिखाई देगा यार कुछ ज़्यादा म्यूचुअल फंड में बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का सेंसेक्स का जो ETF है, सेंसेक्स फंड है, सिंपल सेंसेक्स है, वही इसके आसपास इतना दे रहा है। तो क्यों मैं रिस्क लूं, क्योंकि आपको नहीं पता कल के डेट में एक्सिस टॉप पे रहेगा नहीं रहेगा। इसको भी हम लाइव देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि करंटली अभी एक्सिस फंड इतना मस्त काम कर रहा है, इसी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं इसी के अंदर, और स्मॉल कैप के अंदर जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं पिछले 3 साल के हिसाब से। आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे 3 साल के हिसाब से देखो तो ये वाला फंड अच्छा है, टॉप पे आ रहा है ना। अगर मैं इसको 1 ईयर करूंगा तो देखना कोई और फंड आ जाएगा ऊपर। तो यू कांट प्रेडिक्ट कि आज, और 6 महीने करूंगा तो कोई और फंड आ जाएगा, 3 महीने करूंगा तो कोई और फंड आ जाएगा। आप किस तरीके से उसको जज करोगे? यू कांट जज। 1 मंथ में तो ये फंड अच्छा कर रहा है, 3 मंथ में ये फंड अच्छा कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप चुन रहे हो कि भाई इसको इसको इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कांट प्रिडिक्ट। या तो फिर आप ऐसे करो कि टॉप के जितने भी हैं 5-6 सब में इन्वेस्ट करो, और फिर खिचड़ी बन जाएगी, देन यू विल गेट रिटर्न ऑन एवरेज। तो वो खिचड़ी से बढ़िया है, मतलब विच आई प्रिफर कि आप सिंपल इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पैसिव फंड। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो ऑन एन एवरेज 0.5% के आसपास रहता है। मतलब आपका जहां पहले 1%, 1.8% इतना जा रहा था, यहाँ पे 0.8%। और कंपाउंडिंग करोगे ना, मैंने बोला कंपाउंडिंग आप लोगों को दिखाया मैंने सामने कि अगर आप 1% कम कर रहे हो, इसका मतलब 20 साल में 6 लाख का डिफरेंस है। 5,000 की SIP के ऊपर 6 लाख का डिफरेंस। 6 लाख के अंदर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है इंडेक्स फंड के अंदर। तो इंडेक्स फंड आई थिंक कितने लोग यहाँ पे सोचते हैं अभी भी कि मतलब ठीक है म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा है या फिर इंडेक्स फंड बेटर है? ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है किसको क्या पसंद है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया सेंसेक्स इतना ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टिंग इज सो इजी, बट क्या ये सच में इतनी इजी है? डू यू थिंक इज इट दैट इजी? It seems quite complicated. अगर हम देखें यहाँ पर रिस्क क्या क्या थे बीच बीच में, तो कह सकते हो 50% के आसपास के करेक्शंस आपको बहुत नॉर्मल है। मतलब आपकी वेल्थ सामने आपके 12 लाख थी और 1 साल के अंदर वो दोबारा 6 लाख पे आ गया। तो आपको ये वॉलेटिलिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी, डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करना। और ये इवेंट बहुत नॉर्मल से हैं। आप लोगों ने देखा ना अभी रशिया यूक्रेन वॉर चला तो कितना मस्त मार्केट गिरा हमारा, ऑलमोस्ट 20% के 20 तो नहीं 15% के आसपास नीचे आया टॉप से। तो ऐसे इवेंट्स बहुत नॉर्मली होते रहते हैं, जिनको हम सिंपली कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब जो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर ही कोई ना कोई रिस्क है। मान लो कोविड का फॉल आया, पूरा का पूरा देश बंद है ना। तो उस केस में क्या है, अब कंपनी थोड़ी ना काम कर पाएंगी प्रॉपरली फुल एफिशिएंसी के साथ। तो ऑब्वियसली बात है क्रैशेस आएंगे वहाँ पे, या फिर 2008 का क्राइसिस था। तो ये सिंगल डे के इवेंट है, एक दिन के अंदर आपका जो वेल्थ है 10% भी गिर सकता है। मतलब जो इतिहास में हुआ है वो हो सकता है आगे भी। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, देखो कई बार अगर आप देखोगे ना, मान लो आपने हर्षद मेहता तक का ही बाजार देखा हो तो आप सोचो कि 12% ही मैक्सिमम है। कोविड ने दिखा दिया कि एक दिन में 13% भी गिरा सकता हूँ मैं। तो ये भी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर ही कोई ना कोई रिस्क है, इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई केस आ गया, देन वो। तो सिस्टमैटिक रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो हम किसी और दिन देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को। सेकंड आ जाता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। मे बी आपने ऑटो सेक्टर के अंदर तब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया जिस टाइम पे जैसे BS6 नॉर्म आया, भारत स्टेज 6 आया नई, अभी जैसे हम जा रहे हैं EV कार्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं। मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो है कि EVs हैं, बट इसमें से कौन सा स्टॉक बेहतर करेगा, टाटा मोटर्स होगा या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा होगा या फिर अशोक लेलैंड होगा, किसी को नहीं पता है। और उस केस में अगर आपने गलत जगह कर लिया और मान लो किसी ने हैवीली इन्वेस्ट कर लिया और वहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, तो सिस्टमैटिक रिस्क तो है ही, साथ साथ यहाँ पे अनसिस्टमैटिक रिस्क भी है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि कोई सीसीडी जैसा भी हो सकता है। सीसीडी नो वन कैन एक्सपेक्ट कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, या फिर यस बैंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था
DHFL किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, PC ज्वेलर्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है। और इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि करंटली आप लोगों ने देखा फेसबुक, आई थिंक सभी लोग यूज करते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, या नहीं करते कोई यहाँ पे? रील्स देखते होंगे? सभी करते होंगे इसमें, तो सभी ये करते हैं टाइम ओके ओके, रील्स देखते हैं, है ना? तो फेसबुक जैसी कंपनी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक सिंगल डे में 26% का क्रैश, सिंगल डे 26% का क्रैश। तो जब फेसबुक जैसी कंपनी के साथ हो सकता है, डोंट यू थिंक कि ये किसी भी के साथ हो सकता है? अमेजोन के साथ भी कभी हुआ है, एप्पल के साथ भी कभी हुआ है, इंडिया की कंपनीज के साथ भी ऐसा हुआ है, इवन इन्फोसिस जैसी कंपनी के साथ भी हुआ है, जब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आई थी इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो उस केस में क्या हुआ था कि सिंगल डे में इन्फोसिस 10 से 12% डाउन। तो इस केस में हमें क्या चीज़ बचाती है? इस केस में हमें जो चीज़ बचाती है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो आप लोगों ने देखोगे कि फेसबुक सिंगल डे में 26% गिरा, जिसका वेटेज नेस्डेक के अंदर क्या है, 100 स्टॉक्स हैं, 100 सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यूएस की, वो नेस्डेक के अंदर आती हैं। और उसमें क्या फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जो कंपनी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। फेसबुक का वेटेज चौथे नंबर पे था वहाँ पे, उसके बावजूद फेसबुक ने जो पूरे इंडेक्स को हिलाया, केवल 4% से हिलाया। मतलब फेसबुक खुद 26% से डाउन हुआ, बट इंडेक्स केवल 4% से डाउन हुआ। तो ये है कि इंडेक्स के अंदर ये बेनिफिट है। मे बी आपका इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट इंडेक्स के अंदर ये बेनिफिट है अगर आप इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेक्स मतलब जहाँ पे, जैसे अगर हम देखें एग्जांपल है सेंसेक्स 30, इंडेक्स हमें शो करता है कि हमारी जो पर्टिकुलर बास्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है ना? जैसे हमको देखना है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है, तो आप इंडिविजुअली हर कंपनी को देख नहीं सकते ना, कि मैं रिलायंस को भी देख लूँ, HDFC को भी देख लूँ, ये भी देख लूँ। देखने जाओगे तो देखते देखते ही टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसके लिए हमने मतलब जो बनाया है वो है सेंसेक्स 30। तो ये क्या है, जो 30 सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, और ये चीज़ मार्केट के अंदर, न्यूज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। आपको दिखाई देगा कि सेंसेक्स आज 60,000 पे गया। तो उसका मतलब कि जो टॉप 30%, जो 30 कंपनीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस करी होगी, ये हमारा जनरल परसेप्शन रहता है। तो सेंसेक्स ये हो गया इंडेक्स। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कह सकते हो आप सिंपली निफ्टी 50 हमारे पास जो है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। वैसे निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स है। निफ्टी मिड कैप टॉप कह सकते हो कि 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज है उनका इंडेक्स है। ऐसे ही फिर सेक्टरल इंडेक्स भी हमारे पास की IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा, ऑटो, मेटल, PSU, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया था वो था सिंपली कि इंडेक्स फंड जो आप लोग मे बी कुछ लोग कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक किसी ने लिखा था HDFC सेंसेक्स फंड, तो उसका आप देख सकते हो, वो भी है इंडेक्स फंड के अंदर भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट। बट आई थिंक एक इससे भी बेहतर चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक इज देयर इज एनीवन हु नो अबाउट ETFs? कोई है जो ETFs के बारे में जानता है यहाँ पे कि ETFs क्या है? नहीं। नो वन? कितना अज्ञान है इस देश में। वही मैं बोलता हूँ कि जो अच्छी चीजें, मतलब जो बेनिफिशियल चीजें रहती है ना, उनकी मार्केटिंग बहुत कम होती है। तो ETFs क्या है? ETFs इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे आप लोगों ने सुना, जैसे आपको बताया मैंने, इंडेक्स फंड होता है सिंपल, कि आपने सेंसेक्स 30 कोई इंडेक्स है ना? तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हो, जो जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फंड सिंपली। दूसरा होता है कि उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो। इंडेक्स फंड के अंदर क्या, आप दिन में आज बाई करोगे तो आप उसको 2-3 दिन के बाद ही सेल कर सकते हो, जब तक आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो आया नहीं। बट ETF के अंदर क्या है, मैंने अभी बाई किया, मेरा मन करा नहीं लेना इसको, 5 मिनट के बाद सेल कर लिया दोबारा। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर ये फैसिलिटी रहती है कि आप उस चीज को तुरंत के तुरंत सेल कर सकते हो ऑन द स्पॉट, है ना? फिर इसके अंदर क्या है, ये ट्रेडेड होता है और इट इज हूबहू कॉपी ऑफ इंडेक्स। मतलब सेंसेक्स जो है ना, उसी का हूबहू कॉपी है, एग्जैक्ट कहते हैं ना, ट्रू कॉपी, वही चीज है। तो काम ये आपका पूरा का पूरा सेंसेक्स की तरह कर रहा है, इंडेक्स की तरह कर रहा है, और बस नाम इसको कह सकते हो ETF दे दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बाय कर सकें। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ETFs होते हैं, रिलायंस के हैं, HDFC बैंक के हैं, SBI के हैं,
और LIC के भी हैं, म्यूचुअल UTI के हैं, डिफरेंट डिफरेंट सबके अलग अलग ETFs हैं। बट इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि बहुत कम लोगों को पता रहता है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे मस्त बेनिफिट बताऊं क्या इसका? एक्सपेंस रेशियो 0.01 से भी कम, 0.01 से भी कम, इतना कम इसका एक्सपेंस रेशियो है। और इसीलिए इसकी मार्केटिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज को या फिर मार्केटिंग के अंदर जो लोग कर रहे हैं इसका कैंपेन चला रहे हैं, जहाँ पे कमाई का जरिया नहीं है ना, वहाँ पे उसकी मार्केटिंग नहीं होती। उस चीज़ की अच्छी चीज़ की कभी बहुत कम मार्केटिंग होती है, तो इसलिए इसकी मार्केटिंग बहुत कम होती है ETFs के बारे में। बट नाउ इट्स ग्रोइंग, थोड़ा थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं एक दूसरे के बारे में, सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो वहाँ से क्या थोड़ा ETFs के प्रति अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, तो देन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट सब चीज़ जानें कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। अब ETFs के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि सपोज मेरे को सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा फंड बने, खुद से बने, मैं खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाऊँ। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा बैलेंस करूँ, मुझे पता भी है, नॉलेज भी है कि TCS काफ़ी अच्छी कंपनी है, एशियन पेंट अच्छी है, नेस्ले अच्छा है, रिलायंस अच्छा है, HUL अच्छा है, इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फॉर योर क्लैरिफिकेशन, ये सिंपल एग्जांपल लिया हुआ मैंने। तो सिंपल अगर मैं TCS को बाय कर रहा हूँ तो मेरे को 3,500 रुपये चाहिए, एशियन पेंट को बाय कर रहा हूँ तो 3,000 के आसपास चाहिए, नेस्ले को बाय कर रहा हूँ 16,000 चाहिए, रिलायंस को बाय कर रहा हूँ तो 24 चाहिए, HUL को बाय कर रहा हूँ इतना। तो अगर आप सिंपल ये पोर्टफोलियो भी बना रहे हो ना, तो आई थिंक सबको प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास जाएगा ये। आपने केवल 5 स्टॉक लिए हैं, आपका एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो के अंदर 20% है हर किसी का, 20 भी नहीं होगा वैसे, वैल्यू के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट फिर भी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स 20% का एक्सपोजर ले रहे हो आप। और 30,000 रुपये आपको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तब जाके आप इन्वेस्ट कर पाओगे। बट ETF के अंदर क्या है, इन सब का जूस आपको ओनली 180 रुपये में मिल जाएगा, जो निफ्टी है। तो आप 180 रुपीज़ के आसपास इजीली आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप कम पैसों में सभी चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज़, सेल्फ डाइवर्सिफिकेशन। इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि टॉप 30 जो बेस्ट कंपनीज रहती हैं वो रहती हैं, तो वो सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इन जगह से रहती हैं। तो वहाँ पे क्या रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी है, आपका सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं है, किसी भी एक स्टॉक के अंदर नहीं है, वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई है। सेकंड चीज जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, 0.01 से लेके 0.001 यहाँ तक रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप अपना कितना कम पैसा किसी को दे रहे हो अपना मतलब पोर्टफोलियो बनाने के लिए। नेक्स्ट चीज जो बेनिफिट है कि यहाँ पे ETF के अंदर ना आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस बाय करना है, सो जाओ। क्योंकि आपको ही पता है कि इंडेक्स जीरो नहीं होने वाला है। हमने पुरानी स्टडी करी है, केस स्टडी, कि अगर 5 साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी वो जीरो नहीं होने वाला है। तो आपको बस उसके अंदर सिंपली इन्वेस्ट करना है और बाकी सारा काम खुद से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स के अंदर होता क्या है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही है ना, जो चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही है, वो अपने आप बाहर हो जाती है। जैसे यहाँ पे यस बैंक, आप लोगों को पता हो पिछले 3 साल से काम नहीं कर रहा था, बट यस बैंक वॉज अ वेरी हैवी वेटेड स्टॉक ऑफ निफ्टी। 2018 के आसपास, 17 के आसपास सबसे अच्छे खासे वेटेज वाले स्टॉक में से एक था यस बैंक, और अभी वो निफ्टी 50 तो छोड़ो, निफ्टी 100 से भी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे जो परफॉर्म नहीं करता ना, वो अपने आप ही बाहर चले जाता है। श्रीराम सीमेंट अभी मतलब लास्ट टाइम ये एंटर हुआ और येस बैंक को बाहर निकाल दिया। अभी करंटली क्या हुआ, 1 मंथ पहले कि अपोलो हॉस्पिटल ने जो है निफ्टी 50 के अंदर एंट्री ली, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसको बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, तो तुम पार्ट रहोगे, नहीं हो तो अपने आप ही कैंसिल। तो तुम्हें आपको भी कुछ रिसर्च नहीं करनी है खुद से। और जैसे कि बताया कि कुछ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं चाहिए ETFs के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सिंपली आप ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो इजीली। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है इंडियन मार्केट के अंदर। आपको ETF करना है, ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो मे बी आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे पास निफ्टी वीज है जो कि एक अच्छा खासा लिक्विड कह सकते हो, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, और इंडिया की टॉप 50 मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है टोटली। और इसका प्राइस अभी 192 हुआ है आज, तो मतलब थोड़ा बड़ा है ना मार्केट अभी, तो 192 के आसपास है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना इसके अंदर, ETFs के अंदर, जो मैं बताना भूल गया, कि यहाँ पे जो आपको डिविडेंड मिलता है ना, वो ऑलरेडी इनके अंदर री इन्वेस्टेड रहता है। ETFs के अंदर ऑलरेडी दे री इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे बस एक ही जो कमी लगती है मुझे थोड़ा सा, कि डिविडेंड नहीं मिलता आपको, बट वो इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब आपके जेब से, आपके जेब में नहीं आ रहा, बट आपके पोर्टफोलियो में जा रहा है। वैसे ही हमारे पास एक और ETF है बैंक बीस, जो कि बैंकिंग सेक्टर का है।
थर्ड, ऐसा नहीं कि ईटीएफ्स केवल यहाँ पे आपके पास निफ्टी बैंक का ही है, आप इवन गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और डू यू नो, किसी को पता है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट हाउ यू कैन डू इट? अगर आपको हिंदुस्तान से बाहर कहीं पैसा लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो? यस, गुड, ETFs इज देयर, यू कैन इन्वेस्ट विद ETF। तो हमारे पास जो है कुछ नैस्डैक के भी ETFs हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसका मैं नाम लिखना भूल गया, आई थिंक उसका नाम है, मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, मोतीलाल ओसवाल है सर। या मोतीलाल Nas- ओसवाल का है, और आई थिंक MON100, पहले उसका नाम N100 था, अभी वो MON100 नाम से है। तो इसके थ्रू आप क्या नैस्डैक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी अगर सिंपल म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओगे ना, किसी भी ये आपका होमवर्क समझो या खुद से रिसर्च किसी को देखना हो तो देखना कि अगर आप किसी ऐसे ICICI देता है मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप US इक्विटी के अंदर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आप उसका एक्सपेंस रेशियो देखना एक बार, मैं गैस कर रहा हूँ वो 3 से 4 के आसपास होगा एक्सपेंस रेशियो। तो आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो और इतना ज़्यादा दे रहे हो, जबकि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो आई थिंक 0.4 0.5 इतना ही होगा ETFs के अंदर। तो आप ETFs के थ्रू केवल इंडियन मार्केट में नहीं बाहर भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन चाइना मार्केट यू कैन आल्सो इन्वेस्ट इन चाइना मार्केट। तो करंटली अभी केवल 4-5 कंट्रीज़ का ही अवेलेबल है, बट इन फ्यूचर आई एम श्योर कि बहुत सारी आएंगी कंपनीज जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालेंगे ETFs के रिगार्डिंग, और उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चलो यहाँ तक तो हमने सीख लिया ETFs के अंदर। नाउ थोड़ा सा टाइम लंबा खींच रहा है, बट आई थिंक यू आर गेटिंग, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो ETF के थ्रू। So can we go ahead? Guys, let him know कि if you guys are interested, else because काफी time हो गया already. Okay. कुछ लोग यस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। नो ओके, ठीक है, नो नहीं आना चाहिए, देन वी कैन गो। ओके, श्योर। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आप कैसे पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो अपने ETFs के अराउंड। सिंपली हम थोड़ा हल्का फुल्का स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में, बोलते हैं ना कि पानी में कूद रहे हो तो थोड़ा पता तो हो कि पानी कितना गहरा है। तो यहाँ पे क्या है, हमने 20 साल का रिटर्न निकाला है कि एक साल के अंदर कितना कितना अप्स एंड डाउन्स आए हैं निफ्टी, या फिर सिंपल यहाँ मैंने सेंसेक्स का केस लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कभी 20% गया है, कभी 40% गया है, कभी फिर -50 माइनस कह सकते हो कि यहाँ से टॉप से इतना ज़्यादा गिर गया। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर अगर आप सिंपल ETFs को भी यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही फ्लक्चुएशंस कितनी ज़्यादा है अगर आप इक्विटी के अंदर कर रहे हो, है ना। सेकेंड चीज़, अब हम देख लेते हैं कि ईयरली रिटर्न। सिंपल मान लो कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया सेंसेक्स के अंदर, सिंपल सेंसेक्स के अंदर अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो वो कितना हुआ है। तो सिंपल ये वाली जो लाइन है ये आपका सेंसेक्स का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इवन दो ETF आप अपने आप में एक सेल्फ डाइवर्सिफाई टूल है ना, सेल्फ डाइवर्सिफाई है वो ऑलरेडी, बट इक्विटी मार्केट फिर भी वोलेटाइल है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भी वो वोलेटाइल है। तो उस चीज़ को और कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर हम गोल्ड को भी रखते हैं, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक अच्छा खासा हेज का काम करता है इक्विटी के अंदर। अब काम कैसे करता है उसको हम किसी और सेशन में कभी देखेंगे। और सेम चीज़ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे मे भी आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर ये क्या है कि जब टाइम खराब हो तो उस टाइम पे यही काम आता है। तो अगर हम सबका देखें तो फिक्स्ड इनकम आपको देखा कितना स्मूथली अपसाइड जा रहा है, और इक्विटी कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, गोल्ड भी इवन फ्लक्चुएट कर रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है, सबका रिटर्न अगर आप देखो तो 20 साल में कितने रिटर्न दिए हैं गोल्ड इक्विटी ने आपको ऑलमोस्ट 11 गुना के आसपास दिया है, 11 टाइम्स 11.5 टाइम्स इतने के आसपास दिया हुआ है। वहीं गोल्ड ने आपको ऑलमोस्ट 6 टाइम्स आपका जो मनी है वो ग्रो किया है। और फिक्स्ड इनकम ने भी ओवर इतना लंबे टाइम के आसपास 4% मतलब 4 गुना तो कर ही दिया है ना। अगर हम सिंपल सोचें कि सिंपल अगर हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं और हम तीनों चीज़ को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, इक्विटी को भी, गोल्ड को भी, फिक्स्ड इनकम को भी इक्वल वेटेज दे रहे हैं, मान लो कि 30 रुपये एक में, 30 में एक में, 30 रुपये एक में, और उस हिसाब से अगर हम बनाएं सिंपल चीज़, सिंपल अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू ये वाला एज़ कम्पेयर टू ये वाला, जहाँ पे आपको कह सकते हो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वोलेटिलिटी यहाँ पे भी रहेगी,
इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वोलेटिलिटी से तो आपको कहते हैं ना कि मतलब प्यार तो नहीं बट तकरार भी नहीं करना है उससे। तो यहाँ पे आप इजिली मतलब यू कैन राइड इट, और लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा सोच सकते हो अगर आपके पास पोर्टफोलियो है कुछ इस तरीके से। और इसी चीज़ को मैंने थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ किया था कि ये रेशियो सिंपल यहाँ फर्स्ट केस था 30-30-30, सेकंड केस में ऑप्टिमाइज़ किया था। तो ऑप्टिमाइजेशन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसके बारे में हम फिर कभी कोई सेशन करेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे, तो उसका भी हमारे पास प्लान है कि कैसे कर सकते हैं। अब एक बहुत ही, तो ये तरीका होगा जिस तरीके से आप अपना म्यूचुअल जो है फंड बना सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना, 3 ही ETF लेने हैं, 3 या 4 ले लो, 5 ले लो, उससे ज़्यादा लेने का फ़ायदा भी नहीं है। तो एक गोल्ड, एक आप बॉन्ड ले लो, बॉन्ड ले सकते हो बॉन्ड, और निफ्टी ले सकते हो, अगर आपको नेस्डैक में करना है बाहर तो वो भी ले सकते हो। और सिंपल इतने से आपका काम मतलब काम चलाओ वाला काम हो जाएगा, आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको डीप जानना है तो देन उसके लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल SIP, और सिंपल SIP तो सबको पता होगा। SIP के बारे में जानते हैं यहाँ पे लोग? अच्छा, कोई बताना चाहेगा SIP का घाटा क्या है? व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ SIP? या घाटा है ही नहीं? अच्छा, नो आइडिया, सोचा नहीं आप लोगों ने कभी। तो SIP में घाटा क्या है कि सपोज आप SIP कर रहे हो सिंपली, है ना, जैसे मान लो अभी निफ्टी करंटली ही था, लगातार प्राइस अपसाइड जा रहा है, उस टाइम पे भी आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। जब मार्केट फॉल कर रहा है उस टाइम पे भी आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। जब मार्केट साइडवेज है उस टाइम पे भी आप 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपने क्या तीनों को बराबर वेटेज दे रखा है, अप जा रहा है तो भी उतना ही, फ्लैट है तो भी उतना ही, गिर रहा है तो भी उतना ही। तो आपने क्या है कि इवन दो इट्स अ सिस्टमेटिक वे, डिसिप्लिन है, काफ़ी अच्छी बात है, बट होना क्या चाहिए कि जब आइडियली क्या होना चाहिए कि जब फॉल करे तो उस टाइम पे हम ज़्यादा बाय करें। You may have heard that quote, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, सब के सब लालची हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा कम अमाउंट डालना चाहिए। जब फॉल हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट डालना चाहिए, और जब एवरेज है तो उस टाइम पे एवरेज ही रखो आप भी। अब वो चीज़ को कैसे कर सकते हैं हम? तो ओके, सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने सिंपल ETF लिया हुआ है निफ्टी का ही, वही बैंक 20। तो बैंक 20 में हमने क्या किया हुआ है कि ये सिंपल बैंक 20 का है, 2014-15 से आप कह सकते हो। यहाँ पे येलो लाइन दिख रही है आप लोगों को, येलो येलो कलर लाइन, हाँ ओके। व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, व्हाइट, हाँ दिख रहा। ओके। तो यहाँ पे येलो लाइन है, वो क्या है, सिंपल SIP, कि अगर आप सिंपल SIP कर रहे हो, ओके। आई थिंक इसको मैं लाइव भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, देयर इज कोई इशू नहीं है। ये भी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। Okay, खुल जा सिम सिम, ओके। तो हम सिंपली ETFs में चले जाते हैं। ये सारे के सारे, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे के सारे ETFs हमारे पास, सिल्वर, गोल्ड ETF, IT, YT सब है। तो सिंपली अभी हम करंटली निफ्टी 20 पे जाते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये एक टूल था जो मैंने डेवलप किया हुआ है यहाँ पे। तो उसके अंदर क्या है, मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आपको वहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, जो मैंने आपको फंडा बताया कि कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं क्या, कि मार्केट अपसाइड जा रहा है तो हम उस टाइम पे कम इन्वेस्ट करें, मार्केट नीचे जा रहा है तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो उसके ऊपर था वो कि कैसे हम एल्गोरिथम के थ्रू या फिर हिस्टोरिकली डाटा को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे किस टाइम पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली टॉप एग्जैक्टली बॉटम कोई भी पता नहीं कर सकता है। तो तो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी बताता है कि कहाँ से आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है। तो ये डायनेमिक SIP, आई कॉल्ड इट डायनेमिक SIP। तो इस केस में मैं सिंपली इसको
जो डेट कहो आप वहाँ से ले लेते हैं इसको, 2008 से ले लेते हैं, वहीं पे फॉल हुआ था। तो 2008 से ये अप्लाई हो चुका है। ओके, और इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं दोनों को सेम डेट से, 2008। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए। आप लोगों को दिख रहा है नीचे साइड कुछ हिस्टोग्राम बना हुआ है? Yes. तो इसका कह सकते हो कोडिंग, डिजाइनिंग, एल्गोरिथम, बैक टेस्टिंग जो भी कुछ है वो कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि प्रीवियस प्राइस बिहेवियर को रीड करते हुए कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जहाँ पे बॉटम कह सकते हो बॉटम के आसपास का एरिया रहता है वहाँ पे ये आपको हाई रीडिंग देता है। तो यहाँ पे ये मेरे को सिंपली क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे मुझे कितना परसेंट एक्स्ट्रा बाय करना है, मतलब सिंपल एसआईपी मेरी चल रही है एक, उसमें से कितना परसेंट और एक्स्ट्रा करो। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मे बी आप लोगों को दिख ना रहा हो यहाँ पे, बट आप यहाँ देख सकते हो 108 के आसपास है, 106 के आसपास है। तो उस तरीके से क्या ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जितना मैं करता हूँ अमाउंट एसआईपी उसका इतना परसेंट और कर सकता हूँ क्योंकि इट्स लाइक नियर बॉटम के आसपास है। तो ऐसे लगातार इसने कम से कम कह सकते हो कि 5 महीने से 6 महीने तक मुझे ऐसा ही कहा कि इतना ज़्यादा करते रहो। उसके बाद जैसे जैसे आपने देखा होगा अपसाइड जा रहा है, इसने बंद कर दिया, मतलब सिंपली अमाउंट बंद कर दिया कहना, 20%, 10%, 5% इतना ही कह रहा है। फिर दोबारा यहाँ कहीं पे ये थोड़ा आया डाउन मार्केट, तो फिर दोबारा ये आपको एक रीडिंग देने लग गया कि बाय नाउ करो बाय। फिर यहाँ पे एक छोटा सा फॉल आया था, कह सकते हो करेक्शन आया था, फिर यहाँ पे इसने दोबारा आपको कहा कि बाय करो, और फिर अभी कोविड के टाइम पे यहाँ पे फिर दोबारा कहा आपको बाय करो। तो अगर आप देखो मोटा मोटा इसने केवल इन अ लॉन्ग टर्म केवल 8-9 बार ही ऐसा कहा है आपको कि अच्छा खासा बाय करो, है ना। तो एग्जैक्टली बॉटम कोई नहीं फाइंड कर सकता, बट नियर टॉप नियर बॉटम यू कैन फाइंड। और इसमें एक अच्छी चीज़ और क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रीडिंग माइनस में जारी होगी, और यहाँ पे माइनस में लगातार 2000 मई 2021 से लेकर लगातार ये प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहा था सिस्टम। और करंटली अभी भी ये हैविली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब हैविली इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा है। अब हम देखते हैं इसका फर्क कहाँ पे आता है, अगर आप नॉर्मल एसआईपी कर रहे हो या डायनामिक एसआईपी कर रहे हो, दोनों का फर्क कहाँ पे आता है। तो येलो लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एवरेज आ रहा है 101 के आसपास, 100 के आसपास आ रहा है सिंपल एवरेज। अगर आप हर दिन हर महीने बराबर इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 के आसपास आपका एवरेज आ रहा है। और अभी ये 195 के आसपास है, तो कह सकते हो यहाँ से 90% के आसपास आपका अपसाइड वो हुआ है गेन। वहीं अगर हम देखें कि अगर हम डायनेमिक एसआईपी कर रहे हैं, उसका एवरेज है ऑलमोस्ट 70 के आसपास। आप लोगों को लग रहा है यार 30 रुपए का ही तो फर्क है, तो हम लोग एक बार परसेंटेज की टर्म्स में देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो ऑलवेज डू दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप सिंपल कर रहे हो तो कह सकते हो कि यार 10 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ। और सॉरी, आप लोगों को दिख रहा होगा एक जगह 90% है, एक जगह 160 के आसपास मान लेते हैं, या 170 मानना वैसे मान लो। तो दोनों में परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, वन इज सिंपल एसआईपी एंड वन इज योर डायनामिक एसआईपी। तो दिस इज दैट थिंग। और ऐसा नहीं है ये केवल इसमें ही काम करता है, इट वर्क्स ऑन इवन आपको गोल्ड के ऊपर भी दिखा देते हैं। गोल्ड के ऊपर हमारे पास डाटा नहीं है पुराना वाला, तो डेट छोटी कर देते हैं थोड़ा सा। गोल्ड के ऊपर आप करो तो गोल्ड के ऊपर आपको यहाँ पे ये 28 के आसपास है, वहीं आपका सिंपल एसआईपी ऑलमोस्ट 32-35 के आसपास है। और यू कैन सी यहाँ पे कहाँ पे आपको ये रीडिंग दे रहा है हाई, या फिर कहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है सिंपल इसी पे काम करता है, इट्स आल्सो वर्क्स ऑन इवन ऑन योर इक्विटी आल्सो। सिंपल अगर मैं एप्पल का एग्जांपल लूँ
तो एप्पल में भी अगर हमने सपोज मैंने करा तो नहीं है बट करा होता तो क्या रहता मेरा एवरेज वैल्यू, सिंपल ऐसा भी करते तो आपका एवरेज वैल्यू रहता 55 और यहाँ पे अगर आप वैसे करते तो 38 रहता। तो इट्स ऑलवेज गिविंग यू एन एज, और ऐसा नहीं है कि ये है यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रहा बीच बीच में। तो आपका रियल जो परसेंटेज वहाँ पे 70 दिख रहा था 70%, और वो मे बी 200% के आसपास हो सकता है, या फिर 180 190 10% 15% हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोल रहा है आपको बीच बीच में, जो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये थी वो चीज़ें जिनको आप कर सकते हो, मतलब ये तो अभी ये इन प्रोसेस है। और यहाँ तक जो है अगर आप बाकी सब चीज़ें सीखना चाहते हो तो इन केस इन फ्यूचर यू वांट टू ज्वाइन विद मी, तो आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको कर सकते हो सब्सक्राइब। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पे, जैसे कि सामने भी वाली वीडियो एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम कैसे करना है, वो खैर ट्रेडिंग की बात है, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग आल्सो यू कैन डू शेयर और यू कैन चेक ऑन द ऑन यूट्यूब चैनल। और बाकी जैसे कि हम आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनसे हमने बात करी थी कि इन फ्यूचर जैसे कि मैं बाकी और भी वर्कशॉप्स करता हूँ, जिसके अंदर ये तो खैर सिंपल वर्कशॉप है जहाँ पे आप जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकता है, बट मे बी आज के बाद आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज हो चुका होगा, इन्वेस्टिंग के बारे में जान चुके होंगे। तो वी आल्सो डू समथिंग कॉल, जो मैंने आप लोगों को दिखाया डायनेमिक SIP, उसी का ही हमारे पास एक मॉडल है प्रॉपरली, कि सिंपल मॉडल है, सिंपल एक्सेल बेस्ड मॉडल है। कब आपको कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट लेना है, वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका है। तो उसका मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ बता देता हूँ, और इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप फाउंडर को या फिर ग्रुप में जो भी है उनको आप बता सकते हो कि अगर आप इस वर्कशॉप के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के आसपास की वर्कशॉप होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और वैसे यहाँ पे खत्म हो चुका है वेबिनार, जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, और अगर आप चाहते हो जानना तो फिर आप देख सकते हो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक अप्रोच, जैसे कि SIP के अंदर मैंने डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग आल्सो, इन इन्वेस्टिंग आल्सो, इन लाइफ आल्सो। आपको पता होना चाहिए कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको और ऐड करना है, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो वो चीज़ है। ह्यूमन एक इंसान में भी फेल हो सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशंस है ना, इमोशंस के कारण हम कई बार अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बट इफ़ यू नो द सिस्टम देन इन लॉन्ग रन सिस्टम ऑलवेज बीट ह्यूमन। और जैसे कि सिंपल फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग की, कि आपको अपने जो विनर्स होते हैं उनको राइड करना चाहिए, जो आपके अच्छे पिक्स हैं। मान लो आपने आयशर मोटर बाई किया है 2 रुपए के भाव पे, और वहाँ से वो 20 रुपए गया और आपका पेट भर गया, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है ना, आपने एक लिया था। ऐसे केसेस आपके साथ हुए भी होंगे शायद से, कि आपने अपने जो विनर्स हैं उनको निकाल दिया क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है, आपको पता नहीं है। क्योंकि हम लोग के पास सबसे इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, मैक्सिमम लोगों के पास दे डोंट हैव द सिस्टम। उनके पास सिस्टम नहीं होता कि भाई करना क्या है, कहाँ पे एग्जिट करना है ना। अगर मैं सिंपली यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही ले जाऊँ और इंडियन मार्केट ही ले लेते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा मारुति। तो ये मारुति है और आपको पता है ये स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट सॉरी अब आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मे बी आपने अपनी जर्नी यहाँ कहीं पे स्टार्ट कर दी हो 5800 के आसपास, जो कि उस टाइम का कह सकते हो कि एक टॉप था, और फिर आप यहाँ पे निकल गए होंगे, फिर आप बोलोगे यार कि ये मेरे सामने फिर दोबारा सामने अपसाइड चला गया, या फिर आपने यहाँ कहीं पे बाई किया और आपका पेट यहीं पे भर गया, फिर आपने देखा कि ये ऊपर चला गया। तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है ना, तो आप इमोशन के बेस पे आपका कह सकते हो ना कि आप कहीं पे भी प्रॉफिट ले सकते हो। आप 5% का भी ले सकते हो, 10% का भी ले सकते हो, 15 का भी ले सकते हो, 1000 का भी ले सकते हो, 2000 का भी ले सकते हो। तो वो चीज़ अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, अगर आपके पास सिस्टम है सिंपल कि इसको भाई कैसे कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, सिस्टम के हिसाब से है, तो यू विल आपके पास से जो विनर्स होंगे वो इजीली जाएंगे नहीं, और लूजर्स आपके साथ ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। यस बैंक हो, कोई भी बैंक है, चाहे कोई भी चीज़ गिरी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो लॉसेस नहीं आएंगे, बट आपको चल जाएगा पता कि सिस्टम अगर आपके पास है आपको कब निकलना है बाहर। तो सिस्टम ऑलवेज विन। तो जैसे ही बताया था मैंने आपको ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, तो बेसिक ETF का था कि अगर आप ETF को और ऑप्टिमाइज करते हो तो डिफरेंस कुड बी लाइक दिस। जैसे मैंने बताया आपको कि ये 750 से लेके प्रॉफिट 920 तक गया, 120% ज़्यादा, 120% आप कह सकते हो कि और लॉन्ग टर्म जो मैंने आपको दिखाया 6 लाख का डिफरेंस है, मे बी इट कुड बी अ डिफरेंस ऑफ 10 लाख 15 लाख अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो। फिर इसके अंदर जो वर्कशॉप के अंदर हमारा रहता है कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताया, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क का तो हमारे पास है कि भाई आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, वो कर लिया, बट सिस्टमेटिक रिस्क का क्या कर सकते हो। कोविड जैसा फॉल आया उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो को 1 इंच भी कुछ ना हो,
वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, वो हम इस वर्कशॉप के अंदर रहता है। फिर नेक्स्ट चीज़ कि आपको कहाँ पे एग्रेसिवली अप्रोच करना है, कहाँ पे आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको डिफेंसिवली इन्वेस्ट करना है ना। तो उस चीज़ के बारे में आप लोग बताया जाएगा। फिर डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक्स की सेक्टर के अक्रॉस कैसे डाइवर्सिफाई करना है, इंस्ट्रूमेंट्स के अक्रॉस जैसे गोल्ड है हमारे पास, ईटीएफ्स हैं, आरईआईटीज हैं जिसके बारे में हम टच नहीं कर पाए आज, रियल एस्टेट के ऊपर, उसके अंदर कैसे कर सकते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसके अंदर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम कर सकते हैं। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप के अंदर भी करना चाहिए इन्वेस्ट। और आप लोग अगर मैं सलाह दूं तो अगर किसी को म्यूचुअल फंड करना है, जो भी लोग करते हैं, और यू कैन सजेस्ट टू योर फैमिली मेंबर्स आल्सो इफ यू वांट टू डू द म्यूचुअल फंड, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि केवल स्मॉल कैप के अंदर ही मैं करूँ। अगर मुझे लार्ज कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर करना है तो दैट आई पर्सनली जो मैं करता हूँ वो करता हूँ केवल ईटीएफ्स के थ्रू। केवल स्मॉल कैप के लिए ही आई प्रीफर म्यूचुअल फंड, बाकी वो आपकी मर्जी है। फिर अक्रॉस नेशन भी आप कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन। फिर हैजिंग करते हैं हम अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो वो भी चीज़ हम सीखते हैं हैजिंग। और एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो इसके अंदर रहती है कोर्स के अंदर, जो ज़्यादा लोगों को पसंद आई है पिछली बार, कि हाउ यू कैन जनरेट मनी फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो है, आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उससे आप रिस्क फ्री 1% 2% पर मंथ कैसे निकाल सकते हो। सपोज आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है, उससे आप रिस्क फ्री कह रहा हूँ मतलब है रिस्क फ्री, आपको 1 इंच भी नहीं देना है अपने जेब से, वो आप कैसे जनरेट कर सकते हो, वो हम इस वर्कशॉप के अंदर रहता है। 1% कह सकते हो कि 5 लाख के ऊपर पर मंथ 5,000 रुपीज के आसपास आ रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि एक बार आपने पोर्टफोलियो बना दिया 5 लाख का, उसके बाद आपकी एसआईपी का टेक केयर कर रहा है आपकी ये मेथड, 5,000 रुपये पर मंथ, ये सिस्टम आपके लिए अगले जब तक चाहो तब तक काम करवा सकते हो। फिर जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इमोशंस के बीच में कैसे नहीं आना है, तो उसके ऊपर हमारी एक प्रॉपर, जो हमने किताबें पढ़ी हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन होता है माइंडसेट के ऊपर। उस चीज़ को इस वर्कशॉप के अंदर रहता है, जो कि मैं बता रहा हूँ 4 दिन की वर्कशॉप है। फिर बाकी जैसे बताया, इस मेथड को आप सिंपली इक्विटी मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि आप एशियन पेंट कहीं पे भी चाहो वहाँ पे कर सकते हो। और बाकी फिर जो मेरी पर्सनल कम्युनिटी है, जहाँ पे हमारा एक ग्रुप है, उस पर मतलब व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, तो वो पर्टिकुलरली इन्वेस्टिंग के ऊपर है, ईटीएफ्स इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो जितने भी लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं तो उनको हम उसमें ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे हम मतलब पर्सनली आई शेयर की मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो आप अपने जितने भी अपने जो हैं ऑर्गेनाइजर्स, उनको आप कर सकते हो कंसल्ट।